छोटा दल में एक्स फैक्टर कौन होगा? चिराग पासवान का पार्टी या फिर मुकेश सहनी का पार्टी? दोनों। दोनों हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों एक अच्छे खासे वोट बैंक के मतलब उनके साथ अच्छा खासा वोट बैंक है। क्योंकि अगर चिराग पासवान की बात करें तो दलित समाज उनके ऊपर आँख मूंद करके भरोसा पड़ता है। मुकेश सहनी की बात करें तो वहीं मल्लाहों की आबादी जिस तरीके से सर्वे में सामने निकल कर के आया है, तकरीबन 9% के आसपास दिखाया गया, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होंगे। नीतीश कुमार जी जिस तरीके से खेलना चाह रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार जी का ये अंतिम मास्टर स्ट्रोक था, जो जातीय जनगणना था। क्योंकि अब उनके पास भी इसके अलावा कुछ मुद्दा बचा नहीं है बिहार में। मुख्यमंत्री जी को अभी भी यह वहम है, तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाला चुनाव में नीतीश कुमार का जो है तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं और नीचे जाएंगे, चूंकि जिस हिसाब से उनकी पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। नमस्कार, रिपब्लिक बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। 2024 का रन और कौन किस पे भारी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ ही अभिषेक कुमार है। 2024 की शुरुआत होने वाली है, 1.5 महीने बाद 2024 नया साल का आगाज होगा। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट लूटने के लिए तैयार है। राम मंदिर भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार भी होने वाला है और पूजा समारोह जब होगा तो वो अद्भुत रहेगा उस समय। लेकिन उसके पहले 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद परिणाम आएंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक में, तो उसके बाद पता चलेगा, पूरा समीकरण खुल जाएगा कि जनता आखिर किसके साथ है। लेकिन बिहार की हम बात करेंगे। बिहार में क्या लगता है, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा में थे, अब वो छोड़ करके राजद के साथ महागठबंधन के हिस्सा है, यानी इंडिया अलायंस के हिस्सा है। नीतीश कुमार का बेड़ा पार लगेगा इस बार? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस तरीके से खेलना चाह रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार जी का ये अंतिम मास्टर स्ट्रोक था, जो जातीय जनगणना था। क्योंकि अब उनके पास भी इसके अलावा कुछ मुद्दा बचा नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार जी लास्ट मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। उनको लगता है कि इसके आधार पर हम फिर बिहार में जात पात करके जो है अपनी बेहतर उपस्थिति लोकसभा में दर्ज करा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है, तो ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिहार जैसे राज्य में जहां मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का, लेकिन दोनों पार्टियां इस मुद्दे से भटक रही है। तेजस्वी यादव ने एक अच्छा पहल किया था, बिहार सरकार के द्वारा एक जो है शिक्षक नियुक्ति में बड़े स्तर पर जो है बहाली किया गया, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं को उस हिसाब से भागीदारी नहीं मिला। जातीय जनगणना हुआ है, प्रयोग है। देखिए, अभी तक के हिसाब से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने तो पूरा प्रयास किया है साधने का कि जातीय समीकरण साध ले, लेकिन आगे क्या कुछ होगा तो 24 सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि जब से नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के महागठबंधन में गए हैं, 3 जगहों पर उपचुनाव देखने को मिला। मोकामा में देखने को मिला आप, और उसके बाद कुढ़नी में देखने को मिला, गोपालगंज में देखने को मिला। मोकामा तो खैर अनंत सिंह के नाम पर जीत गए, हाँ बिल्कुल, कुढ़नी हार गए, गोपालगंज हार गए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जाने से वोट बैंक भाजपा का तो गिरा नहीं है, वही उल्टा अगर देखा जाए तो महागठबंधन को नुकसान हुआ, क्योंकि जेडीयू का जो कोर वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरसीपी सिंह जब जेडीयू से गए तो एक बड़ा वोट बैंक जो है उनके साथ जेडीयू से जो है भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ। उपेंद्र कुशवाहा भी गए, उपेंद्र कुशवाहा के जाने से भी पार्टी काफी कमजोर हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को अभी भी यह वहम है, तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाला चुनाव में नीतीश कुमार का जो है तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं और नीचे जाएंगे, चूंकि जिस हिसाब से उनकी पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है, उनके नेता हैं उनके प्रति जो है आक्रोश दिखा रहे हैं। फिलहाल में उनके एक सीतामढ़ी के सांसद हैं सुनील पिंटू, वो भी उनके खिलाफ हैं। तो बहुत सारा चीज चल रहा है जो समय दर समय आगे और आएगा और कुछ देखने को मिलेगा। मतलब अब 2024 में जब चुनाव होंगे तो जो क्षेत्रीय नेता हैं वो भी अपना जमीन तलाशेंगे, यानी एनडीए के साथ, जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उलटफेर होगा नेताओं का। निश्चित हर नेता चाहेगा कि हम अपने आप को 24 के चुनाव तक शिफ्ट कर लेते हैं। सामने 25 का चुनाव है तो चाहेंगे कि 24 बेहतर होगा तो 25 उससे भी ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी समय है, देखिए, चूंकि राजनीति है, यहाँ कब क्या हो जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। कई सारे छोटे छोटे दल भी पुरजोर तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जहाँ तक बात है तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी कमजोर हुए हैं। चलिए, आप छोटे दल की बात कर रहे हैं तो उस पर हम आते हैं। सबसे पहला छोटा दल अगर हम बात करें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो गई। उससे थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं वीआईपी हो गई, चिराग पासवान की पार्टी हो गई। इन सब की क्या भूमिका रहेगी? ये सब लोग अपने दल पे, अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे, एनडीए का हिस्सा होंगे या फिर महागठबंधन का हिस्सा होंगे? छोटे दलों के पास तो ऑप्शन है नहीं, चूंकि उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो महागठबंधन में जाए नहीं तो एनडीए में जाए। क्या मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जाएंगे कहाँ? दोनों तरफ से दबाने के लिए तैयार है। जेपी नड्डा भी बोल दिए थे कि क्षेत्रीय दल का जो है को लेकर के, वो भी बोले थे कि क्षेत्रीय दल का होना। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां, मतलब दोनों गठबंधन चाहे कि क्षेत्रीय दल को जो है हम कमजोर करें। छोटा दल में एक्स फैक्टर कौन होगा? चिराग पासवान का पार्टी या फिर मुकेश सहनी का पार्टी? दोनों
दोनों हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों एक अच्छे खासे वोट बैंक के मतलब उनके साथ अच्छा खासा वोट बैंक है, क्योंकि अगर चिराग पासवान की बात करें तो दलित समाज उनके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा पड़ता है। मुकेश सहनी की बात करें तो वहीं मल्लाहों की आबादी जिस तरीके से सर्वे में सामने निकल कर के आया है, तकरीबन 9% के आसपास दिखाया गया, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होंगे। तो और एक तरफ जीतन राम मांझी भी है, वो भी अपने आप को दावा करते हैं कि मेरे पास जो दलित वर्ग के लोग हैं वो मेरे साथ है, तो उनका प्रभाव क्या कुछ रहेगा? मांझी जी राजनीति में बहुत पीछे छूट गए हैं। चिराग पासवान ने आकर के दलितों को जो है अपने पक्ष में काफी हद तक साधा है, और इससे जो है जीतन राम मांझी का बहुत ज़्यादा असर है नहीं, क्योंकि दलित भी उनको बहुत हद तक अब मतलब ये नहीं करते, क्योंकि पिछले चुनाव में तो आप देखे थे जीतन राम मांझी खुद भी एक सीट से चुनाव हार गए थे, बमुश्किल एक सीट पर चुनाव जीते थे। तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उस नेता को जो है समाज का उससे जो है बहुत कुछ ही हो। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी बिहार में चर्चाएं हैं कि वो किनके साथ जाएंगे। नीतीश का तो साथ छोड़ दिए और कहीं ना कहीं डील करते करते अपना डील अब एनडीए के साथ वो कर रहे हैं। अब जब खुलकर सामने आएगा तो उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका क्या रहेगी? एक सीट पर मानेंगे वो? एक सीट से ज्यादा तो उनको मिलने वाला भी नहीं है। क्या उपेंद्र तो कुशवाहा उनके का पार्टी में जो लोग हैं ये उम्मीद में कि उनके पार्टी से उनके सिंबल पे हमको चुनाव लड़ने को मिलेगा, उनका क्या होगा? हमको ऐसा नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता है कि अगर एनडीए में देखा जाए तो सभी दल जो है मारामारी में जुटे हुए हैं कि हमें ज़्यादा मिले, हमें ज़्यादा मिले, हमें। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा तो आप देखे हैं कि जदयू छोड़ करके गए एनडीए में, लेकिन खास उनको तो भाव मिल नहीं रहा है। बहुत सारे 2-3 जगह अमित शाह भी आए हुए थे बिहार में, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको जो है प्रमुखता से ही नहीं किया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए अभी फिलहाल हमको वैकेंसी दिख नहीं रहा है, आगे क्या होगा तो अभी समय है, उस समय तक क्लियर होगा, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। इन सब के बीच एक चेहरा बिहार का छूट रहा है, पप्पू यादव। क्या भूमिका रहेगी? ऐसे ही चुनाव में पहले से ही इतना हो हल्ला मचाया हुआ है, चुनाव आते आते क्या लग रहा है कांग्रेस भी अपने पार्टी को विलय कर लेंगे या फिर जन अधिकार पार्टी के सिंबल पे फिर से चुनाव लड़ेंगे, या फिर उनका क्या कुछ रहेगा? कुछ देखिए, स्पष्ट दिख रहा है? पप्पू यादव के लिए तो सबसे बेहतर विकल्प जो है कांग्रेसे है। कांग्रेस शुरू से उनके पत्नी को सम्मान दे, उनके पति वर्तमान में भी राज्यसभा सांसद कांग्रेस से है, तो उनके लिए बेहतर विकल्प। अगर वो महागठबंधन में कांग्रेस में अगर वो नहीं जाते हैं तो खास कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, हालांकि 2-4 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार वो मधेपुरा और पूर्णिया में रैली कर रहे हैं, कोसी सीमांचल को लेकर के लगातार वो आ जाए, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। पूरे राजनीतिक वोट बैंक की हम बात करें, जातिवाद की जब बात कर लेते हैं तो एक तरफ ओवैसी का पार्टी भी सामने निकल करके आएगा, एआईएमआईएम। उसका क्या भूमिका रहेगा बिहार में खास करके? क्योंकि पिछले बार देखा गया था कि किशनगंज पूर्णिया साइड में अच्छा खासा बेहतर करने के बाद और जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें अच्छा खासा सीट भी 4 सीट निकालना कहीं ना कहीं काफी हद तक। देखिए, जोश और जुनून तो उसका बढ़ा है, क्योंकि जिस तरीके से 20 में उसको 5 सीट मिला, तो उससे जो है एआईएमआईएम का जो है हौसला हाई है। हालाँकि उनके कई विधायक जो है आरजेडी में भी चले गए बाद में, लेकिन अभी भी उसका हौसला हाई है, क्योंकि कोसी सीमांचल में मुसलमानों की काफ़ी बड़ी आबादी है, तकरीबन 50% के आस-पास। तो वहाँ पर जो है एआईएमआईएम के पनपने के लिए या फिर अपने आप को बड़ा करने के लिए, पलने-बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका है, और ओवैसी इस मौके को जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हालाँकि देखा भी गया है कि 20 के विधानसभा चुनाव में जब मुसलमान लालू यादव के इतने करीब होते हुए भी उतने दूर चले गए और 5 सीट जिता दिए, तो निश्चित तौर पर इस बार भी जो है खेला करबे करेंगे। तो ये 2024 के चुनाव में क्या खेला होगा ये तो पता चलेगा, क्योंकि एक तरफ लालू यादव जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम को अब दरकिनार कर रहे हैं। एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें तो शहाबुद्दीन के परिवार को जिस तरह से लालू यादव के द्वारा यानी राजद के द्वारा साइड कर दिया गया, उसके बाद से ही मुस्लिम जो वोट बैंक है वो खफा है। वही दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी लगातार जो है कोसी क्षेत्र में, किशनगंज क्षेत्र में काफ़ी हद तक मजबूती के साथ रैली कर रही है। पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में जिस तरह से देखा गया था कि काफ़ी अच्छा सीट एआईएमआईएम लाई हुई थी, और पिछले बार जब 19 के चुनाव में एक सीट जो कांग्रेस निकाली थी वो भी एआईएमआईएम के बदौलत, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक वोट बैंक काटा था। इसके चलते अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव है, पल पल की रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बने रहिए रिपब्लिक बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।